अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान समुद्री रास्ते से बराह रास्त कार्गो सर्विस की, जिसका आगाज़ हो चुका है। ये एक इंतहाई अहम खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ास ये खबर है। रूसी माल बरदार बहरी जहाज़ सेंट पीटर्सबर्ग पहली बार तिजारती सामान लेकर कराची पहुंचा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बराह रास्त शुरू होने वाली इस तिजारत को तारीखी करार दिया है, और जाहिर है ये तारीखी है भी। कहना उनका ये था कि पाकिस्तान रूस से सस्ती गैस और फ्यूल दरामद करने के मुआहदे को मज़ीद वुसअत देगा। हुकूमत की पॉलिसियों के बायस रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान लाया जाएगा। नाज़रीन, यकीनन अगर पाकिस्तान सस्ता तेल हासिल करता है तो इसका फ़ायदा आवाम को पहुंचेगा। न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी, बल्कि महंगाई की शरह को भी बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जो नई ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी है उसकी मंजूरी दी जा चुकी है, और इस पॉलिसी के तहत यौमिया 4 लाख बैरल ऑयल को रिफाइन किया जा सकेगा। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ये रिफाइनरीज खुसूसी इक्तसादी जोन्स में लगेंगी। इस शोबे में सरमायाकारी को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट है उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में LPG एयर मिक्स की पॉलिसी भी ला रही है, और इसी पॉलिसी के तहत गैस से महरूम इलाकों में निजी शोबे के ज़रिए LPG गैस जो है वो फराहम की जाएगी। पाक रूस कार्गो सर्विस के आगाज़ से पाकिस्तान को क्या फ़ायदे मिलने जा रहे हैं, इस पर कब से काम हो रहा था, और अभी ये अनाउंसमेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए और ख़ासतौर पर रशिया के लिए भी कितनी अहमियत की हामिल है, और दोनों ममालिक के जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो इससे कितने मजबूत होने जा रहे हैं। इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप हमारे साथ डॉक्टर शौकत परवेज़ साहब मौजूद होंगे जो कि माहिर तवानाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त कार्गो सर्विस शुरू होने से तिजारती ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो गए। पहला रूसी कार्गो बहरी जहाज सेंट पीटर्सबर्ग की बंदरगाह से 450 कंटेनर्स के साथ कराची पोर्ट पहुंच गया। ये जहाज रूसी कराची बंदरगाह 21 दिनों में पहुंचा। वजीर बहरी उमूर सैयद फैसल सब्जवारी ने चेयरमैन KPT रजा जैदी और रूसी कौंसल जनरल के हमरा जहाज को बंदरगाह पर खुशामदीद कहा। इससे कबल रूस से आने वाले जहाज को 1 महीना लग जाता था। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त तिजारत शुरू करने को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ वुस्त एशियाई ममालिक के लिए गेटवे है, जबकि मुआशी लिहाज से इसकी अपनी अहमियत है। रूस से पेट्रोल और खाम तेल सस्ते दामों दरामद किया जाएगा, जिससे महंगाई में खातिर खा कमी होगी। वज़ीर आज़म ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बुला के कहा कि आपको ये करना है। ये जो बोझ इस वक्त अवाम पे महंगाई का है, जिसका एक बहुत बड़ा जो महवर है वो तवानाई की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, गैस की कीमत है। आपको ये कीमत कम करनी है। आप जहां से वहां से जैसे कैसे जाके सस्ता पेट्रोल लेकर आइए। तो लीजिए भाई, 4-4.5 महीने में स्टार्ट टू फिनिश वो सस्ता तेल अब आपके पास आने वाला है। वजीर आजम साहब की हिदायत। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्म दस्तगीर ने कहा कि रूस की मईशत GDP के लिहाज से एक बड़ी मईशत है। दोनों ममालिक बरामदात को बढ़ा रहे हैं और आने वाले वक्त में सालाना तिजारत को कई गुना बढ़ाएंगे। कराची पोर्ट पर रूस के जहाज की इस्तकबालिया तकरीब के मौका पर PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बंदरगाहों के वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने बताया कि मौजूदा हुकूमत की काविशें हैं कि नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनाया है, और पहली दफा रूस से बाज़ाब्ता कार्गो सर्विस शुरू की गई है। क्रेडिट जो है ये हमारे प्राइवेट सेक्टर को और हुकूमत की इन पॉलिसीज़ को जाता है कि कई दहाइयों के बाद रूस का जहाज़ यहाँ लंगर अंदाज न सिर्फ हुआ है, बल्कि पाकिस्तान का माल वहाँ पर जाएगा, और जो ट्रांसशिपमेंट के कंटेनर्स हैं जो दीगर ममालिक के हैं वो भी यहाँ से जाएंगे। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी मुकम्मल जायजा ले रहे हैं, जबकि मादनी ईंधन, रबड़ की मसनूआत, आयरन और स्टील, फार्मास्यूटिकल मसनूआत, खाद और केमिकल रूस से पाकिस्तान को बरामद की जा रही हैं।
बिल्कुल जी, सारे मामले पे बात करेंगे डॉक्टर शौकत परवेज़ साहब से। माहिर तवानाई हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और तवानाई सेक्टर के अंदर कोई ऐसी बड़ी ख़बर आ रही होती है, बड़े मामलात होते हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा शौकत साहब, ये जो नई ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी है, पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान के लिए इसकी मंजूरी दिए जाना कितना अहम है, और ये जो इसी पॉलिसी के तहत बताया जा रहा है कि यौमिया 4 लाख बैरल ऑयल जो है उसको रिफ़ाइन किया जा सकेगा, इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा होगा, आवाम को फ़ायदा हो रहा होगा, ये बातें बताई गई हैं मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से। आपके क्या ओपिनियन है इस पर? मैं अगर इजाज़त दें थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। जी। पाकिस्तान के बनने से पहले ना ये खित्ता हमारा इंडो पाकिस्तान ये बहुत बड़ा फोकस था फ्री ट्रेड का। हम्म, सोवियत यूनियन के बनने के बाद ये एक क्लोज या फिर एक पाबंद दुनिया बन गई थी, एक और फ्री ट्रेड हो गया, दुनिया बन गई थी सोशलिज्म आने के बाद। तो उस वक्त हमारा जो है ना फ्री ट्रेड जो है ना वो स्टॉप हो गया था। इस वक्त जो है ना दुनिया फ्री है, और ये हमारी इस वक्त जो है ना पॉलिसीज़ जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश की है तो वहाँ से चीप ऑयल मंगवाने का। अगर मैं कंपेयर करूँ या देखूँ हिस्ट्री को, पाकिस्तान की इस वक्त अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है ना जी वो 20% है मैक्सिमम, एंड 80% हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। तो अगर हम देखेंगे हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन को, तो हमें जो है ना पर डे बैरल 1,40,000 बैरल हमारी जो है ना नेट रिक्वायरमेंट है पर डे। और अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो जी, तो हमारी जो है ना प्रोडक्शन अगर ऑयल की देखें वो है तकरीबन 88,000 ऑलमोस्ट बैरल पर डे, और हमारी कंजम्पशन है 5 लाख तकरीबन 60,000 बैरल पर डे। अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 4,500 जो है ना हमारी कंजम्पशन जो है ना पर डे की है। तो ये एग्रीमेंट इसके साथ रशिया के साथ बहुत ही फ्रूटफुल है। अगर इकोनॉमिकली भी देखें तो जो हमें ऑयल मिल रहा है ऑलमोस्ट 60 बैरल का हमें मिल रहा है, और ये जो सऊदी अरब से यूएई से जो हमारी इंपोर्ट हो रही थी वो ऑलमोस्ट $80 पर डे पर बैरल आ रही थी। अगर 1 लाख बैरल जो हमारा जो गवर्नमेंट कर रही है एग्रीमेंट जहाँ आ रहा है पर डे, तो इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख US डॉलर की पर डे की आपकी सेविंग है। 60 लगाए बैरल पर डॉलर, तो वो तकरीबन हमारे अगर 300 से मल्टीपल ठीक है, बहुत सारा पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा होगा अगर हम इसको बैरल्स में भी देख रहे हों। एक और चीज़ बता दीजिएगा कि एक और पॉलिसी शौकत साहब लाई जा रही है, LPG एयर मिक्स पॉलिसी। पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि ये पॉलिसी क्या है, क्या चीज़ है ये LPG एयर मिक्स जो है, और फिर किस तरह से इस पॉलिसी के तहत ये मुमकिन हो पाएगा कि हमारे बहुत सारे देही इलाके जहाँ पर गैस अभी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर LPG गैस जो है वो पहुँचाई जा सके हमारे आवाम के लिए। क्योंकि जब एक चीज़ चीप आएगी तो ज़ाहिर है आवाम को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और उनको चीप मिलेगी एनर्जी। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, अप्रिशिएट किए करते हैं हम लोग, पूरी आवाम अप्रिशिएट करती है। तो इट विल बी वेरी यूजफुल, हमारे आवाम को बेनिफिट मिलेगी। इस वक्त जो तूफ़ान है महंगाई का, उसमें ये काफ़ी रिलीफ है हमारे लिए जी। ठीक है। अच्छा, ये जो सस्ता तेल ख़रीदा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से रशिया से, इससे हम क्या देख रहे होंगे कि कितनी जल्द महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत को मदद मिल सकती है? क्योंकि देखिए, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो एकदम से हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर में, बल्कि किसी भी मुल्क के अंदर, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा होगा, तो आपको लगता है कि उसका फ़र्क आवाम तक आएगा, और ये कब तक आएगा? देखें जी, किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार एनर्जी के ऊपर है। उसी से हमारी एनर्जी बनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनी है, उसी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलनी है, उसी से हमारा चूल्हा चलना है। ठीक है। तो एक चीप आ जाएगी अगर हम कंपेयर करें दूसरे गल्फ कंट्री की या फिर सऊदी अरब से जब ऑयल मिल रहा था, तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी इकानमी पड़ेगा और
डाउन द लेडर हमारी आवाम। ठीक है, इकोनॉमी की सिचुएशन ज़ाहिर है बेहतर होगी तो आवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो रही होंगी, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत परवेज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं जी आगे, और अब हमें बात करनी है, जिक्र करना है कैनेडियन सफ़ीर का, जिनके एक मुतनाज़ ट्वीट पर सऊदी अरब के साथ कशीदगी का बायस बनने वाला जो मसला है वो 5 साल बाद हल कर लिया गया है। दोनों मुल्कों ने इंसानी हुकूक पर 2018 के तल्ख तनाज़े को ख़त्म करते हुए सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल कर लिए हैं। सिफारती ताल्लुकात की इस बहाली को 18 अक्टूबर 2022 को बैंकॉक में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली मुलाकात का नतीजा करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, कनाडा ने जेन फिलिप जो हैं उनको सऊदी अरब में अपना नया सफ़ीर भी नामज़द कर दिया है, जो कैनेडियन महकमा ख़ारिजा और बैनुल-अक़वामी तिजारत के अहम रुकन हैं। सऊदी अरब ने अभी तक अपने नए सफ़ीर का ऐलान अलबत्ता नहीं किया है, लेकिन ये जो तयशुदा माहदे हैं इसके तहत सफ़ीरों की तैनाती के बाद कैनेडियन हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब पर आयद पाबंदियाँ जो हैं वो बहुत जल्द उठा ली जाएंगी। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है दोनों ममालिक के दरमियान जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं। ख़ास तौर पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने सूडान में फंसे शहरियों के इनखला में मदद करने पर सऊदी हुकूमत की काविशों का एतराफ़ भी किया है। आप जानते हैं, हमने इसी प्रोग्राम में आपको आगाह किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से था, उसमें यूरोपीय ममालिक भी थे, उसमें अमेरिकन शहरी भी थे, उसमें कैनेडियन शहरी भी थे, बहुत सारे पाकिस्तानी शहरी भी थे, उन सब का जो इनखला है वो मुमकिन हुआ था सऊदी अरब की एफ़र्ट्स के बाद। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि कनाडा की जानिब से सऊदी अरेबिया का शुक्रिया भी अदा किया गया था, और अब ये ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते दिखाई देते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया है। ज़ाहिर है दोनों ममालिक के बीच ये इत्तेफाक हुआ है कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान। अच्छा, जब हम इन दोनों ममालिक की बात करते हैं नाज़रीन, तो इनके दरमियान 5 साल बाद बहाल होने वाले जो सिफारती ताल्लुकात हैं, अब उसके इन दोनों ममालिक पर तो ज़ाहिर है अच्छे असरात मुरतब होंगे, लेकिन इसके ख़त्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाबंदियाँ ख़त्म होने से सऊदी अरब जो है वो कुछ माशी फ़वाइद भी उठा सकेगा? इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाने जा रहे हैं। सऊदी अरब और कनाडा ने इंसानी हुकूक पर 2018 के तल्ख तनाज़ा को खत्म करते हुए सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब 2018 में तुर्की में सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल के बाद रियाज में कायम कैनेडियन सफारतखाने ने सऊदी अरब में गिरफ्तार खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन को रिहा करने के लिए अरब में ट्वीट की थी। इस ट्वीट के बाद रियाज ने कनाडा के सफीर को मुल्क बदर कर दिया और ओटावा से भी अपने सफीर को वापस बुला लिया। रियाज ने कनाडा के साथ नए तिजारती ताल्लुकात भी मुंजमद कर दिए थे। खबर इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कनाडा की वज़ारत ख़ारिजा ने अलग अलग बयानात में दो तरफा ताल्लुकात दोबारा से बहाल करने की तस्दीक करते हुए कहा कि इससे 2018 के तनाज़े के असरात का खात्मा हुआ है, जिससे दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को नुकसान पहुंचा था। कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली दोनों की ख्वाहिश थी, जिसकी बुनियाद पर बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। दूसरी जानिब जेन फिलिप को सऊदी अरब में सफीर रखने का भी ऐलान किया है। कैनेडियन ज़राए ने कहा कि हमने हालिया बरसों में देखा है कि सऊदी अरब एक अहम आलमी ताकत है। सऊदी अरब ने सूडान में फंसे कैनेडियन शहरियों के इनखला में मदद की और अब वहां होने वाले तनाज़े का हल तलाश कर रहा है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा मेलानी जोली के हवाले से लिखा कि आलमी मसाइल का हल तलाश करने के लिए हमें इन लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है जिनसे हम हमेशा मुत्तफिक नहीं होते। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब 2021 में कनाडा के लिए खित्ते की सबसे बड़ी बरामदी मंडी था, जबकि इनकी कुल $2.2 बिलियन दरामदात थीं। कनाडा की तकरीबन तमाम दरामदात तेल और पेट्रोकेमिकल थीं। सऊदी अरब को 80% से ज्यादा बरामदात नकलो हमल के आलात की थीं। इन दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत का सालाना हुजम $4 अरब से ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली से न सिर्फ तिजारत के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ मसनूआत एक दूसरे को भेजकर मौजूदा चैलेंज से निपट सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी नायब वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में हुकूमत की तब्दीली के लिए जंगें नहीं छेड़ेगा, लेकिन इस खित्ते में मौजूद रहेगा।
انہوں نے وضاحت بھی کی کہ امریکہ نئی قومی دفاعی پالیسی کے تحت فوجی کارروائیوں کے ذریعے حکومتوں کو تبدیل کرنے کے بجائے ریاستوں کے ساتھ اتحاد اور شراکت داری کے فروغ پر توجہ دے رہا ہے۔ فیض الرحمان صاحب موجود ہیں جی میرے ساتھ، سینئر صحافی امریکہ سے براہ راست جوائن کر چکے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ فیض صاحب کی آواز نہیں آ رہی جی مجھ تک، لیکن چلیں فیض صاحب یہ اچھی بات ہے کہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال پوچھ لیتی ہوں۔ سوال ظاہر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو ابھرتا ہے جب ہم خاص طور پر سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں، سعودیہ کے دوسرے ممالک سے بڑھتے تعلقات کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں کے باہمی تعلقات جو ہیں اس میں بحالی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، اور اس بحالی کے فوراً بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور کینیڈا جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں۔ کتنا اہمیت کا حامل ہے ان دونوں ممالک کا اس طرح سے قریب آنا، اور کتنی اہم تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے اس سے خاص طور پر خطے کے اندر؟ ظاہر ہے اسما، یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ دیکھیے اس سے دو چار باتیں جو بہت واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو قوموں کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں جو اکنامک انٹرسٹس ہیں آپس کے، یعنی جو معاشی مفادات ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے یہ، ظاہر ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک اور دوسری جو ہمارے سامنے جو بالکل کھل کے بات سامنے ہے کہ لیڈرشپ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، نہ صرف کسی ملک کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2023 ایک بہت بڑی تبدیلیوں کا سال رہا ہے، بشمول ہمارے ریجن کے اور خود ہمارے اپنے ملک میں، اور آپ اس کو بنیادی طور پر یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو ایک سفارتی جو ایک ارتھ کوئک سے آئے ہیں، مثال کے طور پر ایران اور سعودی عرب کا آپس میں بیٹھ جانا، چین کی میڈیشن کے بعد، اور اب یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ 5 سال کی ایک بہت زیادہ سرد مہری اور ایک لا تعلقی کے بعد کینیڈا جیسا پاورفل ملک، ایک جو G7 کا ظاہر ایک ممبر ہے، اور اس کا ایک اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ تو اس میں جو بہت زیادہ کریڈٹ میں دیتا ہوں لیڈرشپ کو دیتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، اور ظاہر ہے جو شاہ سلمان ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک نوجوان قیادت کو آگے لایا جائے۔ ان سے ہم اختلافات کر سکتے ہیں یقیناً بہت سی معاملات پر، لیکن یہ اسی ینگ لیڈرشپ کا ایک شاخسانہ ہے یا ایک کریڈٹ ہے کہ آج آپ یہ کتنے بڑے بڑے ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ یہ جو کینیڈا، اور آپ یہ دیکھیں خود ابھی جیسے کہ آپ کی رپورٹ میں رپورٹ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے جو برآمدات اور درآمدات کو دیکھیں تو کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، $2 بلین ایوریج آن بوتھ سائڈس، لیکن بہرحال سعودی عرب کی جو ایک خطے میں جو اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک یعنی صرف تیل سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر فوکس کرنا، اور اپنے آپ کو ایک ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ ایک ریجنل پاور کے طور پر اسٹیبلش کرنا، اس کو عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتی۔ امریکہ کے ساتھ معاملات کچھ ابھی بھی لیے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ صدر بائیڈن، جنہوں نے ان کو آلموسٹ پرسونا نان گریٹا قرار دے دیا تھا اپنے الیکشن سے پہلے، اور اس میں باوجود مجبور ہوئے کہ وہ جائیں اور جا کر نہ صرف یہ کہ ان سے ون آن ون ملاقات کریں، بلکہ پوری جو ایک فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے اس پہ شرکت کی۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم بات ہے پاکستان کے لیے کہ اگر سعودی عرب جو کہ ہمارا اتنا امپورٹنٹ الائے ہے، اگر اس کو ایک انٹرنیشنلی ایک اتنی ایکسیپٹنس مل رہی ہے، باوجود جو باتیں ہوئی ہیں، اور جس کا پس منظر آپ نے فرمایا کہ جو خاشقجی جی کے جو صحافی تھے سعودی، ان کا قتل کے بعد جو معاملات بگڑے تھے، تو اس کو MBS نے، شہزادہ محمد بن سلمان نے بہت اچھی طرح سے اس سے ریکور ہو کر واپس جو ہے نہ صرف یہ کہ جو مقام تھا ان کا اس کو اچیو کیا ہے، بلکہ اب اس سے بیونڈ وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں، ریجنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی۔ آپ نے بڑے ممالک کی بات کی، پھر خود آپ نے ذکر فرما دیا امریکہ کا۔ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ کینیڈا کا وہ ایک انتہائی اہم اتحادی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی سرد مہری کا شکار ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی جو بحالی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں کہیں نہ کہیں واشنگٹن کو وہ واپس سعودی عرب کے قریب لا سکتی ہے؟ کچھ ایسا ہوگا صرف اس بیس پر
کہ کینیڈا اور سعودیہ کہیں نہ کہیں چونکہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اب سعودیہ جو ہے وہ واپس امریکہ کے پاس جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ واپس آ سکتا ہے سعودیہ کے پاس؟ دیکھیے اچھا سوال ہے اسما. اس میں اگر جو مبصرین ہیں، جو آبزرورز ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی امریکہ یا کوئی اور بڑی طاقت کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہے یا اس طرف جانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے جو اس کے جو جو اتحادی ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، وہ اس طرف جانا شروع ہوتے ہیں. اور پھر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا بنتی ہے اور پھر ایک بڑی طاقت کو یہ ایک ایکسکیوز ملتا ہے، ایک ڈپلومیٹک کور ملتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایک بنا کر، ایک بیس بنا کر باقاعدہ پھر اپنی بھی موومنٹ کرے. تو یہ جو کینیڈا کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے ہیں 5 سال بعد، اور اس کی شروعات غالباً آپ کے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ نومبر میں محمد بن سلمان اور ٹروڈو کی ملاقات ہوئی تھی ایشیا پیسیفک کانفرنس کے موقع پر. تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. لیکن اس میں آپ امریکہ کی جو خصوصاً اس وقت، جب کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو بائیڈن اور ٹروڈو جو ہیں دونوں تقریباً ایک ہی آئیڈیالوجی کے، ایک ہی طرح کے حکمران ہیں. یعنی ٹرمپ اور ان کا کینیڈا والا معاملہ نہیں جو پہلے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ آغاز دیکھ رہے ہیں، اور اس میں امریکہ سے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہے جو خراب نوعیت نہیں رہی. ابھی بھی بہت زیادہ امپروومنٹ ہو چکا ہے، لیکن آپ مزید بہتری دیکھیں گے. اور اگین دا میسج از ویری کلیئر. دیکھیے یہ لوگ، میں یہی عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کچھ معاملات پر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور یہ سارے معاملات پہ یہ بڑی بڑی طاقتیں بہت زیادہ اسٹینڈ لیں گی، لیکن بالآخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے جو اپنے جو براہ راست مفادات ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور یہ ایک ٹریجڈی بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے کہ جو اپنی قوم کو، اور ہم کو پاکستان میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی فیصلے ہوں وہ ہمارے اپنی مفادات کے تابع ہوں. ہمارے اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے نیشنل انٹرسٹ میں کسی ایک فرد کے تابع نہیں ہونا چاہیے. ایک جو وسیع تر مفاد میں جو ایک کنسنسس ہے آپ کے ملک میں، اور وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی بنیاد پر ہی ہمارے فیصلے ہونا چاہیے. اور یہی بات آپ امریکہ، کینیڈا، انڈیا، آپ دیکھیے انڈیا ابھی مودی صاحب وہاں آسٹریلیا میں کس طرح سے ان کا استقبال ہوا. وہ صرف اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جہاں آج سے کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے ان کا داخلہ منع تھا، ان پر ویزے پر پابندی تھی ان کے، آج وہی ممالک ان کو جو ہے بڑھ چڑھ کر گلے لگا رہے ہیں اور بہت شوق سے تعریفیں ان کی کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف بہت زیادہ ضروری ہے ایک کامیاب پالیسی کے لیے کہ جو بھی پالیسی ہو، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے کوئی بھی ملک ہو، چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ دوسرے بڑے ممالک سے سیکھتے ہوئے پہلے اپنا قومی مفاد دیکھا جانا چاہیے، اور پھر مکمل طور پر ایک آپسی اتفاق رائے کے ساتھ معاملات جو ہیں خارجہ پالیسی کے وہ آگے بڑھانے چاہیے. اور یہی بہت سارے ممالک ہمیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی پر آپ اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. فیض الرحمان صاحب بہت شکریہ. سر آپ کا، ہمیں پتہ ہے ٹائم ڈفرینس بھی بہت زیادہ ہے، اس ٹائم ڈفرینس کے باوجود آپ ہمیشہ ہماری ریکویسٹ پر شو کے لیے وقت نکالتے ہیں. بڑی نوازش اس کے لیے آپ کی. فیض الرحمان صاحب جی سینئر صحافی مجھے جوائن کر رہے تھے امریکہ سے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. جب امریکہ کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے تنازعات میں امریکہ ہمیں گھرا دکھائی دیتا ہے بہت سارے وقت میں جب ہم بات کرتے رہے ہیں. ابھی اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو ایک الزام اس پر رشیا کی جانب سے لگایا گیا تھا کہ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے یہ شروع کرنے کی جو معاملہ تھا جو شروع ہوا اور جو اس کو ہوا دی گئی اس جنگ کو، وہ امریکہ نے دی. یہ رشیا کا الزام ہے. تو کچھ روس اور یوکرین جنگ کی بات کر لیتے ہیں، جہاں آنے والے دنوں میں یہ لڑائی شاید مزید خون ریزی کی صورت اختیار کرنے والی ہے. رشیا نے اپنے مضبوط اتحادی ملک بیلاروس میں جوہری ہتھیار نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دونوں ممالک کے جو وزرائے دفاع ہیں انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ روس کے جوہری ہتھیار سرحد پار کسی دوسرے ملک کے اندر نصب کیے جا رہے ہوں. اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن دوسری جانب یوکرینی صدر نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس کی فوج نے روسی ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے اور تمام 36 ڈرونز ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرائے ہیں. یوکرین کے لیے مغربی جنگی امداد جنگ کا نقشہ تبدیل کرتے دکھائی دیتی ہے. روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس اور بیلاروس کے خلاف غیر اعلانیہ جنگ چھیڑنے سے
बाज रहें। नाज़रीन, इस वक्त जब दोनों ममालिक एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं और ख़ास तौर पर यूक्रेन की जानिब से ये हमले बढ़ गए हैं, तो हम जानते हैं कि यूक्रेन में तैनात चीनी एलची जो हैं अब वो कल रूस का दौरा करने वाले हैं, जहाँ उनकी मुलाकात रूसी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर ख़ारजा से होगी। क्या चीनी एलची इस जंग को ख़त्म कराने में कोई किरदार अदा कर पाएंगे या इसके कोई मुस्बत नताइज निकल सकते हैं? दुनिया की नज़रें अब इस अहम मुलाकात पर लगी हैं। इस मुलाकात के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या कुछ इसमें डिस्कस हो सकता है और कितनी मुस्बत ये मुलाकात हो सकती है इस जंग को रुकवाने को लेकर, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है, आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में अस्करी कुव्वत का रूप जमाने के लिए रूस ने बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब करने का फैसला किया है। मॉस्को की जानिब से ये फैसला मगरबी दुनिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बाद जारहाना हिकमत अमली के तहत किया गया। इस सिलसिला में दोनों ममालिक के वज़राए दिफा ने एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। ये पहला मौका होगा कि रूस के जौहरी हथियार सरहद से बाहर किसी मुल्क में नस्ब किए जाएंगे। रूस और बेलारूस, जो कि यूक्रेन की तनाज़े पर करीबी इत्तेहादी हैं, रवां साल के शुरू में दोनों ममालिक जौहरी हथियारों का एक हिस्सा बेलारूस में नस्ब करने पर रजामंद हुए थे। रूसी वजीर दिफा ने कहा कि मॉस्को हथियारों और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक किसी भी फैसले पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। रूसी मीडिया ने वजीर दिफा की रिपोर्ट में ये इल्जाम भी आयद किया कि मगरब रूस और बेलारूस के खिलाफ गैर एलानिया जंग छेड़ रहा है। एक तरफ जंगी हिकमत अमली तो दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिस पर कीव की अफवाज ने दावा किया है कि बर वक्त कार्रवाई के बाद तमाम 36 ड्रोन मार गिराए गए हैं और कोई भी ड्रोन बारूद लेकर अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। यूक्रेन की फिजाइया ने इल्जाम लगाया कि ये ईरानी साख्ता ड्रोन थे। मुमकिन तौर पर दुश्मन का मकसद रियासत के मगरबी इलाकों में अहम बुनियादी ढांचे और फौजी तंसीबात पर हमला करना था। यूक्रेनी सदर ने फिजाई दिफा की इस कामयाबी को सराहते हुए हौसले बुलंद रखने के अज़्म को दोहराया। कीव के फौजी सरबराह ने कहा कि दारुल हुकूमत ड्रोन के कई लहरों की जद में आया था, लेकिन सबको मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि रवामा कीव पर यह 12वां हमला है। रूस और यूक्रेन की फौजें एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, तो चीन का किरदार इस सूरत हाल में अहमियत का हासिल बनता जा रहा है। यूक्रेन में तैनात चीनी एलची ली हुई कल रूस में वजीर खारजा सरगेई लारोव से अहम बातचीत करने वाले हैं। रूसी नायब वजीर खारजा भी चीनी मेहमान से मुलाकात करेंगे। अस्करी तजियाकार दौरे को खास अहमियत का हामिल करार देते हैं। दूसरे जानिब नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन की हतमी सलामती की जमानत नेटो की रुकनियत होगी, लेकिन अभी जंग ज़्यादा माहौल में ऐसा मुमकिन नहीं। जब ये जंग खत्म होगी तब यकीनी बनाना है कि ये मुल्क किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के काबिल हो। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को मैं आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जापान के शहर नाकानो में फायरिंग और चाकू के हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक हमलावर ने पहले एक खातून पर चाकू के वार किए। पुलिस एहलकार भी जाए वकुआ पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून और 2 एहलकारों को अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम तीनों ही जान की बाजी हार गए। जनूबी अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में हैजे की वबा फूट पड़ी। महकमा सेहत की जानिब से हैजा के 29 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक की गई है, जबकि इस वबा से 17 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 67 अफराद मैदे की तकलीफ के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ये वबा नाकिस पानी पीने के बायस फैली है। म्यूनिसिपल हुकाम के मुताबिक शहर के बासियों को वाटर टैंकर्स के जरिए साफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से मशहूर अमरीकी गुलकारा टीना टर्नर 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। 26 नवंबर 1939 को अमेरिका में जन्म लेने वाली टीना टर्नर को दुनिया की अजीम तरीन गुलकारों में से एक करार दिया जाता है। वो 8 मरतबा ग्रीमी अवार्ड जीतने में कामयाब रही। टीना ने अपने शानदार करियर का आगाज 1960 में किया और 5 अशरों तक लोगों के दिलों पर राज किया। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की है। 4th जनरेशन के बैलिस्टिक मिसाइल का नाम
खैबर रखा गया है। सरकारी खबर एजेंसी एडना के मुताबिक ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। जंग आज़ादी की हीरो मुजाहिमत व बहादुरी का इस्तियारा और मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान की तलवार फन सकाफत और असलहा साजी की महारत की तबार से अपनी मिसाल आप है, लेकिन अब ये तलवार 14 मिलियन पाउंड में फरोख्त हो चुकी है। बरतानिया में इस तारीखी तलवार को नीलामी के लिए पेश किया गया। ये तलवार 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के निजी क्वार्टर से मिली थी। टीपू सुल्तान को धोखे से उनके चंद साथियों ने गद्दारी करते हुए कत्ल करवाने में बरतानवी फौज की मदद की थी। दुबई की हुकूमत ने जबल अली के साहिल को अवामी साहिल बनाने का मंसूबा बनाया है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद के मुताबिक 17 बरस में दुबई के अवामी साहिली मकामात में 400 का इजाफा किया जाएगा। साहिलों पर लाइफ गार्ड्स, पार्क्स, वॉक ट्रैक और एक्सरसाइज मशीनें भी नस्ब की जाएंगी। जापानी इलेक्ट्रिक कार स्पार्क ने स्पीड के 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंग्लैंड के लोंगटन एयरफील्ड में न सिर्फ 321 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर किया, बल्कि मील के 8वें हिस्से में 309 किलोमीटर और चौथाई हिस्से में 318 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार हासिल की। इस कार को चार्ज होने में 40 मिनट लगते हैं।